अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहते किन्हें हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, जिनको हम सीवीडी के नाम से भी जानते हैं, आर डिजीजेज अफेक्टिंग द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। कार्डियो मीन हार्ट एंड वेस्कुलर मीन्स वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो वो डिजीजेस जो कि हार्ट और ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करती हैं, उनको हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं। सीवीडीज आर लीडिंग कॉज ऑफ अनटाइमली डेथ। जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होती हैं, ये मेन कॉज है अनटाइमली डेथ का, वक्त से पहले जो मौत हो जाती है। थ्रोम्बस थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। Thrombosis means the formation of clotted mass of blood within the vessel or the heart during the life। यानी हार्ट और वेसल के अंदर ड्यूरिंग ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट्स के मास का बन जाना, इसको हम थ्रोम्बोसिस का नाम दे देते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कभी भी ये बन सकता है। तो जब ये ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल में या हार्ट के अंदर कहीं बन जाए तो इसको थ्रोम्बोसिस का नाम दिया जाता है। Thrombus mean the clotted mass formed within the vessel or the heart, उसको थ्रोम्बस और फॉर्मेशन को थ्रोम्बोसिस का नाम दे देते हैं। एम्बोलिज्म मीन ओक्लोजन कहते हैं ब्लॉकेज को, ब्लॉकेज ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बाय एनी मास ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम में से कोई भी मास गुजर के जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लॉकेज हो जाए, उसके किसी पार्ट में ब्लॉकेज हो जाए, ओक्लूजन हो जाए, तो उसको हम एम्बोलिज्म का नाम दे देते हैं। एम्बुलस वो डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड लिक्विड और गैसियस मास दैट इज कैरिड अ साइट डिस्टेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिन। जहां पर वो बना था वो मास, वहां से अपने ओरिजिन पॉइंट से वो किसी दूसरी साइट पर जा रहा था और डिस्टेंट साइट के ऊपर जा रहा था, और वहां जाकर उसने ब्लॉकेज कर दी। वो मास सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैसियस भी हो सकता है। वो वेसल को ब्लॉकेज कर दे, ब्लड वेसल को, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में किसी जगह पर भी ब्लॉकेज कर दे वो डिटैच्ड मास, उसको हम एम्बुलस का नाम दे देते हैं। About 99% of emboli arise from the dislodgement of the thrombi and are termed thromboemboli। असल में जो 99% ऑफ एम्बुलस होते हैं, एम्बुलाई होते हैं, वो थ्रोम्बई की डिसलॉजमेंट की वजह से ही बन रहे होते हैं। यानी एक जगह पर थ्रोम्बस बना, उस एक क्लॉटेड मास बना, एक ब्लड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक जगह पर एक थ्रोम्बस जो है वो बना, वहाँ से एक उसका एक पार्ट या एक पीस डिसलॉज हुआ, और डिसलॉज होने के बाद, डिटैच होने के बाद, वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गया और ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से, और ट्रांसपोर्ट होकर वो किसी और जगह जाकर उसने ब्लॉकेज कर दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो इस को हम एम्बोलिज्म फिनोमिना को, और वो जो डिसलॉज्ड मास था उसको हम एम्बुलस का नाम दे देते हैं। तो चूंकि ये थ्रोम्बस की वजह से ही एम्बुलाई बन रहा है, तो इसीलिए इसको हम थ्रोम्बो एम्बुलाई का नाम दे देते हैं। बोथ थ्रोम्बस एंड एम्बुलस कैन कॉज डेथ। दोनों का, वो थ्रोम्बस हो, किसी एक जगह पर ही बन रहा है और वहीं पर ही ब्लॉकेज कर रहा है वो मास, क्लॉटेड मास, तो तब भी वो डेथ कॉज कर सकता है। और अगर मास जो है वो बना किसी और जगह पर था, बट वो डिटैच होकर किसी और जगह ब्लॉकेज कर रहा है वेसल्स की या हार्ट की, तो वो चूंकि एम्बुलाई है, तो एम्बुलस भी और थ्रोम्बस भी, दोनों सूरतों में दीज आर द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर ये आपको क्लियरली जो है वो नजर आ जाएगा। देखिए आप, ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड सेल्स पास हो रही हैं इसके अंदर से, और यहाँ पर ये ब्लड क्लॉट बन चुका है, ये आपको नजर आ रहा है, क्लॉट बन गया है जिसने ब्लॉकेज कर दी है, और ब्लड वेसल की ब्लॉकेज कर दी हुई है, इसको हम थ्रोम्बस का नाम दे रहे हैं उस क्लॉट को।
और यहाँ से एक पीस डिसलॉज हो रहा है और चूंकि ये ब्लड क्लॉट का एक पीस यहाँ से ये एक पीस है जो डिसलॉज होके इस क्लॉट से ये पीस डिसलॉज होके यहाँ से ये जा रहा है। ये चूंकि पीस यहाँ थ्रोम्बस से डिसलॉज हुआ है, इसको हम एम्बुलस का नाम दे रही हैं एंड ट्रैवलिंग थ्रू द वेन, और इसलिए ये थ्रोम्बो एम्बुलाई भी कहला रहा है। हार्ट प्रॉब्लम्स की अब हम बात कर लेते हैं। एथ्रोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले हम एथ्रोस्क्लेरोसिस को देख लेते हैं। Atherosclerosis means the deposition of cholesterol plaques in the arteries causing the narrowing of the arterial lumen। यानी जो कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स हैं वो आर्टरीज के अंदर जमा होना शुरू हो जाए, उनकी डेपोजिशन होने लग पड़े और इसके नतीजे में जो आर्टरी की अपनी लुमेन है, जो उनकी कैविटी है, डायमीटर है, वो नैरो होना शुरू हो जाए, तो इसको हम एथ्रोस्क्लेरोसिस का नाम देना शुरू कर देते हैं। प्लैक्स आर मेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स एंड लिपिड्स। ये जो प्लैक्स बनेंगे ये कोलेस्ट्रॉल्स की वजह से भी बन सकते हैं एंड लिपिड्स दोनों की वजह से भी बन सकते हैं। ये क्या करते हैं, नैरोड दी आर्टरीज, रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो। आर्टरी की लुमेन को चूंकि ये नैरो कर देंगे तो इससे ब्लड फ्लो आर्टरी में से कम होना शुरू हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट होने लग पड़ेगा एंड प्रोग्रेशन ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, प्रोग्रेशन टू द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और ये जो एथ्रोस्क्लेरोसिस है यही फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह बनता है। जब एक जगह पर एथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाए यानी कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स जमा होना शुरू हो जाए तो वहां पर फिर बाद में आकर फाइबर्स की डेपोजिशन होने लग पड़े इन कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स के अंदर। तो इस फाइबर डेपोजिशन की वजह से प्लैक्स जो है वो बाज़ दफ़ा कैल्सीफाई हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं एंड लीड टू दी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से उनके कैल्सीफाई और हार्डन होने की वजह से प्लैक्स के इसको हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का नाम देना शुरू कर देते हैं। जब तक कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन है आर्टरी के अंदर, डिपॉजिट हो चुका हुआ है, कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स बन चुके हुए हैं और नैरोइंग ऑफ द आर्टरी हो गई है, तो उसको हम एथ्रोस्क्लेरोसिस कहेंगे। और अगर इस कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स में फाइबर्स डेपोजिट होना शुरू हो जाएं, ये कैल्सीफाई होने लग पड़े और हार्डन होने लग पड़े, देन इट इज कॉल्ड दी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। हार्डन आर्टरीज लूज इलास्टिसिटी। जब ये हार्डन हो जाती हैं आर्टरीज इन कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स की वजह से, इनके हार्डन होने की वजह से, तो इनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। आपको पता है कि आर्टरीज में से जब ब्लड प्रेशर के साथ पंप होता है तो वो थोड़ा अपनी इलास्टिसिटी की वजह से आर्टरीज जो है वो थोड़ा सा फैल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं और जब ब्लड फ्लो गुजर जाता है तो फिर वो अपनी नॉर्मल साइज पर आ जाती हैं। बट जब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो इसकी वजह से आर्टरीज जो है वो अपनी इलास्टिसिटी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लूज करना शुरू कर देती हैं और हार्डन होना शुरू हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसकी वजह से? प्लैक्स में फॉर्म थ्रोम्बस के प्लैक्स जो है बाज़ दफ़ा थ्रोम्बस भी बन जाते हैं, यानी टोटली ब्लॉक कर देंगे आर्टरीज को, तो तब हम इनको थ्रोम्बस का नाम देना शुरू कर देंगे। और थ्रोम्बस कैन डिटैच, और बाज़ दफ़ा क्या होगा कि थ्रोम्बस डिटैच हो जाएगा एंड बिकम दी एम्बुलस, और अगर वो डिटैच हो गया तो देन इट इज कॉल्ड दी एम्बुलस। और मे लीड टू द ब्लॉकेज एंड द टिश्यू डैमेज। और जहाँ जाकर ये आर्टरीज को किसी को ब्लॉकेज करेगा उस बॉडी पार्ट को, उस टिश्यू को ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी और वो टिश्यू जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर यही चीज़ जो है वो आप क्लियर करने की जो है वो कोशिश की गई है। इसमें आप देखें एक नॉर्मल आर्टरी है, इसकी नॉर्मल लुमेन आपको क्रॉस सेक्शन एरिया नज़र आ रहा है, ये इसका नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लुमेन है, और इसमें से नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है। बट हाँ, इसमें देखें इस डायग्राम में नैरोइंग हो गई है आर्टरी की, आर्टरी नैरो हो चुकी हुई है। ये देखिए नैरो बी डायग्राम है, इसके अंदर आप देखिए नैरोड आर्टरी में ये यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन होना शुरू हो गई। येलो कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये सारा ब्लैक है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स हैं जो यहाँ पर डिपॉजिट हो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो देखें, ये एरो आपको ब्लड फ्लो को मेंशन कर रहा है। ठीक है, एरो का साइज देखें, जितना एरो का साइज है इट मीन्स इतना ब्लड फ्लो यहाँ से आर्टरी में से हो रहा है। बट यहाँ आप देखें जहाँ प्लैक नहीं है डिपॉजिट, वहाँ पर डिपॉजिट नहीं है, वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा है। बट जहाँ पर आर्टरी के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो चुका हुआ है, वहाँ पर ब्लड फ्लो, एरो का साइज देखें आपको छोटा
एरो का साइज़ देखें आप, आपको एरो का साइज़ जो है वो छोटा जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया है। यहाँ पर भी आप देखें इस डायग्राम में क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है, इसके अंदर यहाँ इतना एरिया आर्टरी का वो प्लेक की वजह से, प्लेक डिपॉज़िट होने की वजह से बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है और ये इतना ब्लड फ्लो जस्ट हो रहा है जो पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ देखिए ये पिंक कलर का जो अपर डायग्राम थी जिसमें नॉर्मल आर्टरी थी, वहाँ ब्लड फ्लो कितना ज़्यादा है, पिंक एरिया कितना ज़्यादा है आपको नज़र आ रहा है। ये भी आर्थ्रोस्क्लेरोसिस ही दिखाई गई है इसके अंदर भी कि प्लेक जो है कोलेस्ट्रॉल प्लेक जो है वो जमा हो रहा है। ये नॉर्मल आर्टरी है और इसमें ये प्रोग्रेशन हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है किस तरीके से प्लेक की, ये देखिए ग्रेजुअली जो है प्लेक जमा होता चला जाता है जा रहा है जिसकी वजह से लूमेन का साइज़ जो है वो आर्टरी की कम होता चला जा रहा है। ये ग्रोथ होती जा रही है, ये देखिए पहले प्लेक कम था, इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो इसमें प्लेक और ज़्यादा हो गया हुआ है और यहाँ से ये पीस एक इसका यहाँ से डिस्लॉज हो जाता है और यहाँ से वो डिस्लॉज होके एम्बोलाई बन के यहाँ से चला जाता है। और ये देखेंगे यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो जमा हुआ है कोलेस्ट्रॉल और इसके ऊपर ये ब्लड क्लॉट्स भी आकर डिपॉजिट होना शुरू हो गई हैं, जिससे लूमेन जो है वो ऐसा-ऐसा ग्रेजुअली और बंद होती चली जा रही है। और इस तरह से ये आर्थ्रोस्क्लेरोसिस का फिनोमिना आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये भी डायग्राम आपको यही दिखा रही है, इसमें भी आप यही चीज़ नोट कर सकते हैं। पहली डायग्राम में अगर आप देखें तो प्लेक जो है फॉर्म्स इन द लाइनिंग ऑफ द आर्टरी, येलो कलर का आपको प्लेक नज़र आ रहा है। इसके बाद जो है वो प्लेक ग्रोज़ होता चला जा रहा है, लाइनिंग ऑफ द आर्टरी डैमेज होती चली जा रही है। अगले डायग्राम में आप नेक्स्ट में देखें तो प्लेक रप्चर हो गया है और ब्लड क्लॉट फॉर्म्स लिमिटेड द ब्लड फ्लो लास्ट वाले डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रही है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेजर रिस्क फैक्टर्स की तरफ हम आ जाते हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया आखिर ये आर्थ्रोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? किन वजूहात की वजह से कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है? तो वो अब हम देखने लगे हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया मीन्स हाइपर मीन हाई, कोलेस्ट्रोलीमिया मीन कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हाइपरलिपिडेमिया यानी हाई फैट लेवल जो अगर ब्लड के अंदर हो जाए तो फैट्स जो है वो डिपॉजिट होने लग पड़ेंगी और जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की ये रीज़न बन रही होंगी। इसके अलावा हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं, वो भी इसकी मेन रीज़न है और सिगरेट स्मोकिंग भी रिस्क फैक्टर्स में ही आता है, मेजर रिस्क फैक्टर्स के अंदर ही आ रहा होता है, आर्टरो और एथेरोस्क्लेरोसिस के और डायबिटीज़ मेलिटस भी इन्हीं में काउंट होता है। माइनर रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात कर लें तो इंक्रीजिंग एज जो है जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, तो भी आपकी आर्टरीज़ जो हैं वो ऐसा-ऐसा अपनी इलास्टिसिटी विद द पैसेज ऑफ एज लूज़ करती चली जा रही होती हैं। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज़ मेन फैक्टर है। जब ब्लड फ्लो आप एक्सरसाइज़ कम करेंगे वेसल्स में ब्लड फ्लो जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो डेपोज़िशन जो है वो मटीरियल्स की वेसल्स के अंदर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो चूँकि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो तेज़ी के साथ बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेट करने के लिए हो रहा होता है, तो ब्लॉकेज होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं या मटेरियल्स की डेपोज़िशन वेसल्स के अंदर जो है वो कम होती चली जाती है। स्ट्रेसफुल कॉम्पिटिटिव लाइफ माइनर रिस्क फैक्टर्स के अंदर आता है। इसके अलावा ओबेसिटी भी माइनर रिस्क फैक्टर में आता है। यानी ये वो 4 जो है फैक्टर्स हैं जो कि आर्टरियो और एथेरोस्क्लेरोसिस की रीज़न बनते तो हैं बट माइनर लेवल पर। जो मेजर फैक्टर्स हैं वो हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई फैट लेवल है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है। लेकिन एज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, ज़ाहिर है लैक ऑफ एक्सरसाइज होगा तो ओबेसिटी भी हो जाएगा, मोटापा भी हो जाएगा और स्ट्रेसफुल जो कॉम्पिटिटिव लाइफ है जो कि हाइपरटेंशन की रीज़न बनती है। तो ये इन माइनर फैक्टर्स की वजह से मेजर फैक्टर बनना शुरू हो जाते हैं जो कि फिर बाद में हार्ट के प्रॉब्लम्स की या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की रीज़न बन रही होती हैं। स्टेजेस ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेवलपमेंट
एंजाइना पेक्टोरस सबसे पहले आ जाता है। एंजाइना पेक्टोरस caused by the reduced blood flow ड्यू टू दी एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस हो गया, वेसल जो है वो उसमें क्लॉट बनना शुरू हो गया, ब्लॉकेज हो गई, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई रिड्यूस होना शुरू हो गई। तो ब्लड सप्लाई जब रिड्यूस हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा, कैरेक्टराइज्ड बाय द ओकेजनल चेस्ट पेन एंड occurs when the heart is working hard due to the physical और इमोशनल स्ट्रेस। जब फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस के दौरान हार्ट वर्क हार्ड कर रहा होता है तो तब एंजाइना पेक्टोरस का अटैक होता है। इंडिकेट्स इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स, जो किस चीज की इंडिकेशन है कि हार्ट के मसल्स को वर्क करने के लिए, चूंकि हार्ट वर्क हार्ड कर रहा था तो वर्क हार्ड या इमोशनल स्ट्रेस के दौरान हार्ट की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई थी, तो एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से हार्ट के मसल्स को ज़्यादा वर्क करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत थी, बट इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी हार्ट के मसल्स को। क्यों? क्योंकि एथ्रोस्क्लेरोसिस हुआ था, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया हुआ था और हार्ट के मसल्स को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही थी, और इस वजह से ओकेजनल पेन जो है वो चेस्ट के अंदर स्टार्ट हो जाती है। सर्व्स एज अ वार्निंग साइन ऑफ दी पोटेंशियल फ्यूचर हार्ट अटैक। ये एक किस्म का वार्निंग साइन होता है एंजाइना पेक्टोरस के फ्यूचर में इस बंदे को हार्ट अटैक हो सकता है। एंजाइना, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको एंजाइना ही के बारे में बताया गया है कि इसकी पेन कैसे स्प्रेड करती है और कहाँ से स्टार्ट होती है और किस तरह ये एंजाइना पेक्टोरस होता है। ये कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ये आपको कोरोनरी आर्टरी नज़र आ रही है, ये भी आपको कोरोनरी आर्टरी नज़र आ रही है। ये नैरो हो जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये कोरोनरी आर्टरीज जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, इनकी ब्लॉकेज हो जाने की वजह से या इनकी नैरोइंग की वजह से, जो किस वजह से हो रही है, वो एथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रही है, यानी प्लाक के जमा हो जाने की वजह से। ये प्लाक बिल्डअप इन दी आर्टरी, कौन सी कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लाक बिल्डअप हो गया, येलो कलर का आपको प्लाक नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया है और ये नैरो हो गई है। ये देखिए आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है इसी का, कोरोनरी आर्टरी का, जिसमें की वजह से रिड्यूस ब्लड फ्लो हो गया। जब रिड्यूस ब्लड फ्लो हार्ट के मसल्स को मिलता है तो हार्ट के मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको पेन फील होती है और ये पेन जो है वो स्प्रेड कर रही होती है। ये स्प्रेडिंग पेन है जो कि आपके शोल्डर्स की तरफ स्प्रेड कर रही है और इसके अलावा ये आपकी आर्म के अंदर, लेफ्ट आर्म के अंदर स्प्रेड करती हुई जा रही होती है। इसको हम एंजाइना पेक्टोरस का नाम देते हैं, जो कि असल में किस चीज़ की इंडिकेशन है कि फ्यूचर में इस बंदे को हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन का नाम भी देते हैं, कैन ओकर विदाउट वार्निंग। जिस तरह एंजाइना तो वार्निंग के साथ हुआ, बट जो हार्ट अटैक है इसके कोई वार्निंग साइन नहीं होते, विदाउट वार्निंग ये ओकर हो जाता है, कॉज्ड बाय कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। एंजाइना के अंदर तो इनकम्प्लीट ब्लॉकेज था, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया था कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जो हार्ट के मसल्स को मिल रहा था, बट जो हार्ट अटैक है इसके अंदर कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है कोरोनरी आर्टरी की बाय द ब्लड क्लॉट और सीवियर एथ्रोस्क्लेरोसिस। वो ब्लड क्लॉट की वजह से भी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, वो सीवियर एथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकती है, यानी प्लाक कंप्लीटली बंद कर देगा कोरोनरी आर्टरी को, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी या बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और सिम्टम्स इसकी क्या होंगी? सिम्टम्स इंक्लूड हैवी स्क्वीजिंग एच इन द चेस्ट, पेन होगी चेस्ट के अंदर हैवी किस्म की और वो स्क्वीज करती हुई यानी स्प्रेड करती हुई पेन होगी, रेडिएटिंग पेन टू द शोल्डर, आर्म, नेक और जा। और ये किधर को रेडिएट करेगी? जैसे अभी लास्ट डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाया, ये रेडिएट कर रही होगी शोल्डर की तरफ, आर्म्स की तरफ, नेक की तरफ एंड जास की तरफ। एडिशनल सिम्टम्स में क्या आ जाएगा? मे इंक्लूड दी स्वेटिंग, उस बंदे को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होएगी जिसको हार्ट अटैक हो रहा है, एंड नोजिया फील होएगा उसको, दिल मतलाएगा उसका, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी उसको, क्योंकि हार्ट वर्क ही नहीं कर रहा, ब्लड लंग्स से
ऑक्सीजनेटेड आ ही नहीं रहा और पूरी बॉडी को स्प्रेड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाएगी, डिजीनेस फील होगी, फेंटिंग होने लग पड़ेगी। हार्ट मसल्स डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो उसकी वजह से हार्ट के मसल्स लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उनकी डेथ होने लग पड़ेगी। कार्डिक मसल सेल्स डू नॉट डिवाइड एंड आर नॉट रिप्लेस्ड। याद रखें कि अगर एक दफ़ा हार्ट के मसल्स की डेथ हो जाएगी तो उनका हार्ट के मसल्स में डिवाइड होने और रिप्लेस होने की एबिलिटी नहीं है। एक दफ़ा उनकी डेथ हो गई तो आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। Scar tissues forms in place of the dead muscles and कैन नॉट कंट्रैक्ट। जब भी कहीं कोई सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो उनकी जगह पर जो नए सेल्स बनते हैं उनको हम स्कार टिश्यू कहते हैं। इसी तरह का स्कार टिश्यू जो है वो वहाँ बन जाएगा, बट उनके अंदर चूंकि वो डेड मसल सेल्स हैं उनकी जगह पर स्कार टिश्यू तो बन जाएगा, बट उसके अंदर कार्डिक मसल सेल्स वाली एबिलिटी नहीं आएगी कि कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके जो हार्ट का नॉर्मल फंक्शन है उसको परफॉर्म कर सके। तो ये जो स्कार टिश्यू होगा जो इन डेड मसल सेल्स की जगह पर बनेगा, दीज मसल सेल्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, रिजल्ट इन द परमानेंट वीकनिंग ऑफ द हार्ट। जिसका नतीजा क्या होगा कि हार्ट के वो सेल्स जो हार्ट अटैक के दौरान डाई हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, वो दोबारा अब कभी भी वर्क नहीं कर सकते और इसके नतीजे में हार्ट की परमानेंट वीकनिंग हो जाएगी। हार्ट अपना प्रॉपर वर्क करने या फंक्शन करने में कमज़ोर हो जाएगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इस डायग्राम में समझाने की आपको कोशिश की है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें ये कोरोनरी आर्टरीज आपको दिखाई जा रही हैं जिनकी नैरोइंग और ब्लॉकेज हो गई हुई है। ठीक है, यहाँ से एक पार्ट लिया गया है इस एरिया से कोरोनरी आर्टरी का और इसको ये इनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ देखिए आप बिल्डअप हो गया है प्लैक का, एथ्रोस्क्लेरोसिस जिसे हम कहते हैं वो हो रही है। ये येलो कलर का आपको प्लैक इधर भी बनता नजर आ रहा है, ये भी, जिसकी वजह से रिड्यूस ब्लड फ्लो हो गया है। यहाँ से ब्लड फ्लो बहुत कम हो रहा है और बाद में क्या हुआ कि यही जो कोरोनरी आर्टरी थी ये ब्लॉक हो गई। किसकी वजह से? ब्लड क्लॉट्स के फॉर्म हो जाने की वजह से। और ब्लड क्लॉट जब फॉर्म हो गए तो कोरोनरी आर्टरी परमानेंटली ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से लैक ऑफ ब्लड हो गया है और लैक ऑफ ब्लड हो जाने की वजह से ये प्रोग्रेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज लीडिंग टू दी हार्ट अटैक। और इसी को अब हम हार्ट अटैक का नाम दे देंगे क्योंकि हार्ट के मसल्स को कोरोनरी जो आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही थी, वो ब्लॉक हो गई। अब हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उनकी डेथ होना शुरू हो गई है और दिस इज कॉल्ड दी हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर की बात कर लेते हैं। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर अलग अलग चीज़ें हैं। हार्ट अटैक में हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई ब्लॉक होने की वजह से उनकी डेथ होती है, बट हार्ट फेलियर नोन एज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ऑल द ब्लड रिटर्निंग टू इट। इसमें क्या होता है कि हार्ट को जो ब्लड आ रहा है पूरी बॉडी से, हार्ट के अंदर ये एबिलिटी नहीं रहती कि इस ब्लड को पूरे के पूरे ब्लड को वो पंप करे दोबारा। इसको हम हार्ट फेलियर का नाम देना शुरू कर देते हैं। कार्डिक आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द वीनस रिटर्न, यानी जितना वीनस रिटर्न हुआ है हार्ट में, जितना वेन्स पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लेकर आई हैं, कार्डिक आउटपुट उसके साथ जो है वो पेस नहीं कर पाती, उतनी आउटपुट नहीं, कार्डिक आउटपुट नहीं हो पाती। कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। कंजेनिटल मीन जो बाय बर्थ हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए हैं, रिजल्ट फ्रॉम द एबनॉर्मेलिटीज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस दौरान जो एबनॉर्मेलिटीज आती हैं उनको हम कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स का नाम दे देते हैं। ऑफन रिलेटेड टू द माल फंक्शनिंग ऑफ द कार्डिक वाल्व्स, मोस्टली या यूजुअली जो ये कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं वो कार्डिक वाल्व के माल फंक्शनिंग से ही रिलेट कर रहे होते हैं।
हार्ट के अंदर आपको पता है डिफरेंट वाल्व्स मौजूद होते हैं जो हार्ट के अंदर ब्लड के वन डायरेक्शनल फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो उन वाल्व्स के अंदर कोई माल फंक्शनिंग में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो वाल्व्स प्रॉपरली बन नहीं पाए या माल फंक्शन कर रही हैं, तो उसको हम कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स का नाम देना शुरू कर देते हैं। इनकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं वेल्वुलर स्टेनोसिस है, अ कंडीशन एक ऐसी ही एग्जांपल वेल्वुलर स्टेनोसिस है। वेल्वुलर स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है कि वो कंडीशन होती है जब हार्ट के वाल्व्स नैरो हो जाते हैं और इनकी वजह से ब्लड फ्लो को ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी बहुत कम ब्लड फ्लो जो है वो इन वाल्व्स में से हो पाता है। हार्ट फेलियर आप देख लें इस डायग्राम के अंदर, इसमें अगर आप देखें तो हार्ट फेलियर के अंदर एक इनलार्ज हार्ट आपको दिखाया गया है। ये एक नॉर्मल हार्ट है, आपको नज़र आ रहा। इसका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल देखें और सेप्टम देखें और इसके जो ये मसल्स, बॉडी वाल के मसल्स हैं, इनको देखें, ठीक है। अब एक हार्ट फेलियर के अंदर आप देखें क्या हुआ है कि एक इनलार्ज हार्ट आपको नज़र आ रहा है और इसके बॉडी वाल के मसल्स देखें उनका साइज़ कितना कम है, ठीक है। और चैम्बर देखें, राइट और लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स हैं, चैम्बर्स हैं, उनका साइज़ कितना इनलार्ज कर चुका हुआ है। और मसल्स जो वॉल के अंदर मौजूद हैं, कार्डियक मसल जिन्हें हम कहती हैं, उनके कम होने की वजह से हार्ट अपनी कार्डिक आउटपुट प्रॉपर नहीं दे पा रहा। जितना ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है वीनस रिटर्न के ज़रिए, उतना ये कार्डिक आउटपुट नहीं कर पा रहा और इसको हम हार्ट फेलियर का नाम देते हैं। Diagnosis of the cardiovascular disorders. Advancement in the diagnosis and treatment. Modern research has improved diagnosis and prevention of the cardiovascular diseases. जो मॉडर्न रिसर्च है इसकी वजह से डायग्नोसिस भी एक तो इम्प्रूव हो चुकी है और प्रिवेंशन भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का जो है वो इजी होता चला जा रहा है। प्रिंसिपल्स ऑफ एंजियोग्राफी की तरफ हम बात कर लेते हैं। कार्डिक कैथेटराइजेशन involves inserting a specifically designed या specially designed catheter into the vein or the artery and advancing it to the heart under the radiographic fluoroscopic guidance. Contrast media is injected to obtain the angiograms and used to evaluate the diseases of the mitral valve, aortic valve, aorta, left ventricle function. Coronary angiography detects the stenosis and guides procedures like the balloon, angioplasty and stenting. अच्छा, एंजियोग्राफी है क्या? एंजियोग्राफी बेसिकली वो प्रोसीजर जिसके ज़रिए से हम हार्ट प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं, उसको हम एंजियोग्राफी कहते हैं। बट जो एंजियोप्लास्टी है, ये उस प्रोसीजर को हम कहते हैं जिसके ज़रिए से हम उन प्रॉब्लम्स को जिनको हमने डायग्नोज कर लिया है एंजियोग्राफी में, उनको ट्रीट करेंगे प्रोसीजर्स के ज़रिए से, तो उसको हम एंजियोप्लास्टी का नाम दे देंगे। जिसमें स्टेंटिंग भी आ जाएगी, जिसमें बलून एंजियोप्लास्टी भी आ जाएगी। तो एंजियोग्राफी बेसिकली डायग्नोसिस है और एंजियोप्लास्टी जो है वो प्रोसीजर्स हैं जिनके ज़रिए से आप ट्रीट कर रही हैं उन डिसऑर्डर्स को। अब एंजियोग्राफी के अंदर हम इस्तेमाल कैथेटर्स करते हैं और जो कि हम ये स्पेशली डिज़ाइंड कैथेटर्स होते हैं जिनको आर्टरी या वेन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर इनको हार्ट की तरफ रेडियो ग्राफिक फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के ज़रिए से हार्ट की तरफ एडवांस किया जाता है और इनके ज़रिए से फिर हम एंजियोग्राफ जो है वो हासिल करते हैं एंड उससे फिर हम डायग्नोज करते हैं कि क्या जो है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर वहाँ पर चल रहा है।